जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी चकाचक और अच्छे होंगे। ठीक है, फिर जैसे कि हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, जो कि एक पॉलिटी की सीरीज चल रही, जिसके अंतर्गत हमने आपको उसका ओरिजिन बताया था, उसके बाद उसके टाइप्स बताए थे। ठीक है, तो बगैर देरी हुए आगे की क्लास में आज हम लोग फिर से उसकी एक चर्चा करते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या आज हम जिसकी बात करेंगे वो आपके सामने लिखा हुआ होगा, स्केड्यूल। स्केड्यूल मतलब होता है अनुसूचियां। क्या होते हैं? अनुसूचियां। जो आज हम लोग परिचर्चा करेंगे, जो हम इसकी चर्चा करेंगे, वो किसकी करेंगे? स्केड्यूल्स की करेंगे। अनुसूचियां ये होती क्या है और ये क्यों संविधान के अंतर्गत इनको लाया गया था। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पहले आपको दो डेट बता देता हूँ। वो जो है, पहली डेट जो होती है हमारी, जो आप लोग जानते होंगे, संविधान में दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली होती है 14 नवंबर और 1949। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी 26 जैन 1950। ठीक है, तो ये जो डेट्स होती हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि 14 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान क्या था, उसको क्या किया गया था? बनाकर तैयार कर दिया गया था। ठीक है ना, तो बनाकर जब इसको तैयार कर दिया गया था तो वो 14 नवंबर 1949 के अंतर्गत हमें ये बात पता चली। फिर ठीक उसके बाद ठीक अब इसको हमने इम्प्लीमेंट कब किया? तो जो इम्प्लीमेंट की बात आती है, यानी कि इम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको यानी कि लागू करना, जिसे हम कहते हैं लागू करना। तो ये लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है ना, और तभी से आज तक हमारे जो देश के अंतर्गत 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी कि मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी तो मुझे आपको लगा कि बताना चाहिए। पहली डेट है क्या, हमेशा याद रखना, एग्जाम से बहुत आती है। 14 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था हमारा। दूसरा, इसको लागू कब किया गया था, यानी इम्प्लीमेंट किया गया था, 26 जनवरी 1950 के अंतर्गत इसको, ठीक है ना, लागू कर दिया गया था। तभी से लेकर आज तक हमारा रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, गणतंत्र दिवस, जिसको 26 जनवरी पे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी, जो मुझे आपको बतानी, तो मैंने आपको डिलीवर कर दी, यानी कि मैंने आपको बता दी। ठीक है, साथ ही साथ क्या हुआ था कि इन स्केड्यूल्स को लाना, संविधान ने क्यों इनको बनाया गया, यानी इस रूल को क्यों लाया गया, तो मैं आपको बता दूं, इसका सिर्फ कारण एक ये था कि संविधान जब बनाया गया था तो उस समय करीब हमारा इसमें जो शब्द थे वो करीब 1.5 लाख अराउंड, यानी कि मैंने पिछली कक्षा में आपको डिस्कस किया था इसके बारे में कि करीब 1.5 लाख जो थे वो शब्द थे। ठीक है, यानी कि 1.5 लाख जो थे इसमें शब्द अंतर्गत आते थे। ठीक, तो क्या हुआ, अगर हम इनको शेड्यूल में भी इसको हम जोड़ देते तो क्या हुआ, मैं शब्दों क्या चीज बहुत ज्यादा लेंथी होता है। एक तो ये वैसे ही लेंथी बहुत है, बहुत लंबा, यानी वर्ल्ड का सबसे अगर देखना है लेंथीएस्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो हमारा किसका है? भारत का ही है। ठीक है, तो अगर हम इनको भी जोड़ देते, ठीक है, तो क्या होता, तो ये और लेंथी हो जाता। तो इनको इसको क्या कर रहे हैं, इसके अंतर्गत हम कह रहे हैं एडिशनल यानी डिटेल्स दे दी गई है। क्या दे दी गई है? एडिशनल डिटेल्स जो है इसको अलग रख कर दी, उसको ये अंतर्गत एडिशनल डिटेल्स में इसको दे दिया गया, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल्स। क्या बोलते हैं? अनुसूचियां। ठीक है, तो ये सारी बातें मुझे आपको बताई, मैंने आपको बताई तो अनुसूचियों के बारे में। अब हम इसमें देख लेते हैं कि अनुसूचियां होती क्या है और उसमें क्या किस किस तरीके से, जो हमने अभी चर्चा की, बता दिए मैंने कि सब। देखिए, मूल संविधान में क्या हुआ था, मूल संविधान का मतलब क्या होता है हमारा? बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल यानी कि जो शेड्यूल्स थे वो कितने थे? तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो थे वो हमारी थी 8। कितनी थी? 8 अनुसूचियां आती हैं, यानी 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, बाद में इनको बढ़ाने के बाद इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स किए गए हैं। अमेंडमेंट्स करने के बाद इसमें हमने कितनी बढ़ा दी? 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत इसमें क्या हो गया, तो इनकी संख्या बढ़ के 8 से हो गई थी 12। कितनी हो गई थी? 12। तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें पहले से पता है, वैसे तो फिर भी मैंने डिस्कस कर दी है। और देखिए साथ ही साथ में क्या हुआ था कि अगर हम देखें हमारे मूल संविधान में, यानी कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में ही, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं समझाने के लिए। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो था, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके अंतर्गत टोटल कितने आर्टिकल्स थे? तो आर्टिकल्स की संख्या जो थी वो 395 थी। ठीक है,
और उसके साथ में ही मैंने कुछ पार्ट्स भी बताए थे आपको पिछली क्लास में। तो पार्ट्स कितने हुए थे? पार्ट्स मैंने बताए थे आपको 22। कितने बताए थे दोस्तों? 22 बताए थे मैंने पार्ट्स, ठीक है। अब उसके साथ ही साथ में कुछ शेड्यूल थे। तो शेड्यूल की संख्या जो अनुसूचियों की संख्या थी बेसिक में 8, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें इसको, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम इसको देखते हैं तो एक बढ़ती कितनी हो गई है, ठीक है। इसमें तो हम सब आर्टिकल्स जोड़ते हैं यानी अमेंडमेंट करके इनकी संख्या करीब होगी 448। कितनी हो गई दोस्तों? 448 हो गई है, ठीक है। और जो 22 भाग थे इनकी संख्या बढ़ के कितनी कर दी गई? 25। कितने हो गए दोस्तों? 25 हो गए थे, ठीक है। और इसको बढ़ाने के बाद 4 इसमें जोड़ दी तो होगी टोटल 12 अनुसूचियां। कितनी होगी? 12 अनुसूचियां। तो ये कुछ बातें मुझे बतानी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब ठीक इनके बाद आगे चर्चा कर लेते हैं कि इन अनुसूचियों में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या दिया गया है, तो इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं अनुसूचियों की। तो देखिए सबसे पहली जो अनुसूची मैंने बताई है आपको, पहली फर्स्ट अनुसूची, ठीक है। तो फर्स्ट अनुसूची में क्या क्या दिया गया है? तो सबसे पहले फर्स्ट अनुसूची में जो दिया गया है वो कुछ नहीं, हमारी यूनियन के बारे में दिया गया है, यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में दिया गया है। यानी भारत जो है क्या है? संघ है, ठीक है। और साथ ही साथ में संघ क्षेत्रों के बारे में बताया गया है इस शेड्यूल के अंदर। पहली जो अनुसूची है हमारी, उस अनुसूची में हमारे क्या बताया गया है? यूनियंस के बारे में बताया गया और यूनियन टेरिटरीज के बारे में उसकी व्याख्या की गई। किस अनुसूची के अंतर्गत बताया गया? पहली अनुसूची की बात की, ठीक है। सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड में क्या क्या कहा गया है, ठीक है। तो सेकंड में जो कहा गया है मैं आपको बता देता हूं। इसमें हमें कुछ नहीं, सैलरी के बारे में बताया गया है, ठीक है, और डीए के बारे में बताया गया है और पेंशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सैलरी यानी कि जो भी संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हुए हैं उनकी सैलरी की जो मतलब कि एक्सप्लेन किया गया है, कि व्याख्या की गई है, तो उसमें बताया गया अनुसूची सेकंड में, ठीक है, शेड्यूल सेकंड के अंतर्गत। और साथ में डीए इसे बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता वगैरह इसको बोल देते हैं, ठीक है, भत्ते, सैलरी और साथ ही पेंशन जो व्यक्ति को मिलती थी उनके बारे में किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? वो रखा गया सेकंड अनुसूची के अंतर्गत रखा गया था, ठीक। तो ये सारी बातें हमने समझ ली हैं। तो बात कर लेते हैं तीसरी अनुसूची की। तो तीसरी अनुसूची में क्या हुआ था? तीसरी अनुसूची जो हमें क्या बताती है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची हमें बताती है किसके बारे में? ओथ के बारे में। ओथ यानी अफर्मेशन के बारे में। अफर्मेशन, ओथ का मतलब होता है आपको प्रतिज्ञा दिलाना यानी कसम दिला देना। सीधी बात देसी भाषा में कहते हैं कसम, ठीक है, कसम दिलाना, ठीक। तो ये किसको दिलाते हैं? जो भी संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हो उनको, ठीक है, उनको जो तीसरी अनुसूची में रखा कि उनकी ओथ के बारे में बताया गया, यानी अफर्मेशन के बारे में बताया गया, उनको कसम के बारे में बताया गया, उसमें कसम दी जाती है, ठीक है। तो वो भी जो भी हमारे अब जो संवैधानिक पदों पर बैठे उनके द्वारा। तो ठीक है, ये किसको किसमें दिया गया? अनुसूची थर्ड यानी अनुसूची तीसरी में जो दिया गया है वो अफर्मेशन ओथ के बारे में बताया गया। चीजें बहुत आसान है, आसानी से समझते रहिए दोस्तों, ठीक है, ठीक है। और बातें हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारी क्या है? चौथा यानी फोर्थ सूची किसके लिए बताई गई है, ठीक है। तो फोर्थ सूची जो हमारी बताई गई है तो वो बताई गई है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं दोस्त, जगह थोड़ा स्पेस कम है, इसको मिटा दें। तो फोर्थ अनुसूची में हमारे क्या दिया गया है? फोर्थ अनुसूची में दिया है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा यानी कि सीटों का आवंटन बताया गया है किसके अंतर्गत? अनुसूची 4 में यानी अनुसूची चौथी में हमें एलोकेशन ऑफ सीट्स यानी कि आवंटन यानी कि मतलब करीब इसमें विभाजित किया गया है, सीटों को विभाजन किया गया है राज्यसभा के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी बातें चल रही हमारी। तो मैंने बताया पहली में क्या यूनियन और यूनियन टेरिटरीज आ गया, सेकंड में सैलरी, डीए, पेंशन की बात हमने कर ली है, थर्ड में हमने ओथ अफर्मेशन की बात कर ली है, और जो फोर्थ था इसमें हमने एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए दोस्तों, जो सीट्स एलोकेशन की गई है वो किसको किसको की गई है? देखिए सीट में कैसे एलोकेशन किया गया है। पहले जो सीट्स होती है जैसे मान लीजिए जे एंड के को, किसको? जे एंड के मान लेते हैं, जे एंड के, ठीक। दूसरी बात हमारी आती है किसकी? दिल्ली की, किसकी? दिल्ली यानी कि दिल्ली की बात कर लेते हैं। तीसरा आता है हमारा पौंडुचेरी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें आज हमारी देखिए चल रही है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं सूचियों में। तो जे एंड के में सीटों के अगर आवंटन किया गया वो कितनी बताएंगे? 4
ठीक है, इसमें कितनी बताई गई है 3 और पांडिचेरी की 1 सीट को बताया गया है। तो ये बातें सारी देखिए कितनी चीजें आसानी तरीके से हम समझ रहे हैं कि चौथी अनुसूची में एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें जेएंडके, दिल्ली और पांडिचेरी। जेएंडके की 4 सीटें राज्यसभा के अंदर आवंटित की गई हैं, दिल्ली की 3 की गई हैं और पांडिचेरी की सिर्फ 1 सीट की गई है आवंटित। ठीक है, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, हम अनुसूची 5 की बात कर लेते हैं, फिर उसके अनुसूची 6 की बात करेंगे। देखिए जितने भी मैं अनुसूचियां आपको बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों, तो इन अनुसूचियों में जो हमारी अभी जो भी 12 अनुसूचियां अगर मैं देखूं मेरे अकॉर्डिंग, यानी कि ठीक है मेरी ओपिनियन से अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची 5 और 6 है। ठीक है, अब कैसे 6 और 5 और 6 है वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ बोर्ड को, जगह की थोड़ी स्पेस की कमी है तो मैं सारा मिटा देता हूँ। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा। देख लेते हैं 5वीं अनुसूची में क्या है और 6ठी अनुसूची में क्या है। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ दोस्तों, मुंह सूख रहा था थोड़ा। दोस्तों समय देने के लिए, तो 5वीं अनुसूची में देख लेते हैं क्या करते हैं। 5वीं अनुसूची में हमें बताया गया है शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में। किसके बारे में बताया गया? शेड्यूल्ड एरियाज। अब शेड्यूल्ड एरियाज में जैसे कि क्या है, यानी किनके शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो अगर हम 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसको हमने एक आर्टिकल में बताया है, आर्टिकल 244 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, 5वीं अनुसूची जो 244 आर्टिकल्स के अंतर्गत इसको रखा गया है और इसमें ये बताया गया है किसके लिए कि कैसे शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, इसमें यानी कि कितने जो राज्य हैं शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया जितनी भी होती हैं, ठीक है, यानी कि एसटी के बारे में बताया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया, उसके कंट्रोल्स के बारे में बताया गया है और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है, टोटल कितने, यानी कि 10 स्टेट्स की चर्चा की गई है। कितने? 10 स्टेट्स की चर्चा की गई है शेड्यूल्ड, यानी कि जो हमारी 5वीं अनुसूची है उसके अंदर हम लोग शेड्यूल्ड एरिया, जो हमारी शेड्यूल्ड एरिया अनुसूचित क्षेत्र है, याद रखना शेड्यूल्ड कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एससी की बात नहीं करेंगे। ये लोग बहुत ज्यादा इसमें मिस्टेक्स लोग करते हैं, तो इसमें अगर एरिया लिखा, अनुसूचित क्षेत्र लिखा तो लोग अनुसूचित जाति समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अनुसूचित जाति की कोई बात नहीं की गई। इसमें जो बात की गई है वो शेड्यूल्ड एरियाज की बात की गई है और उसके अंतर्गत एसटी के लिए बात की है। एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब जनजातीय क्षेत्रों के लिए बात की गई, उनकी कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई, जो कि आर्टिकल 244 के अंतर्गत 10 स्टेट्स के अंतर्गत आती है। अच्छा, इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता दूं, अगर केंद्र में को इस अनुसूची में कुछ भी करना होता है तो बगैर गवर्नर की परमिशन से नहीं हो सकता है, गवर्नर की परमिशन से नहीं हो सकता कुछ भी यहाँ पे। तो इसमें गवर्नर क्या करता है, इसमें जो होता है मैं आपको बताता हूँ कि 20 जो मेंबर्स आते हैं, वो राज्यपाल जो हमारा था गवर्नर, वो क्या करता है इसको, इसमें जो राज्यपाल हमारा करता है वो नॉमिनेटेड करता है, नॉमिनेटेड कर देता है। नॉमिनेटेड कितने? 20 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है कौन? गवर्नर। तो इस तरीके से हमने देखी कि 5वीं अनुसूची किस तरीके से कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे इस क्या नाम अनुसूचियों के अंतर्गत। ठीक है, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बताया गया है, इसमें 10 स्टेट्स की बात की गई है। अब हम बात कर लेते हैं क्या नाम 6ठी अनुसूची की। ठीक है, तो इतना मुझे मेरे अनुसार से इतना पर्याप्त मैंने बता दिया, बाकी और भी चीजें हैं इसके अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं 6ठी अनुसूची की। देखिए 6ठी अनुसूची में क्या क्या रखा है, 6ठी अनुसूची में दिया गया अदर स्टेट्स के बारे में। इस कौन से अदर स्टेट, अब वो अदर स्टेट्स कौन से हैं यहाँ पे हम लोग इसकी समझ लेते हैं। अदर स्टेट्स के बारे में अगर हम देखें तो इसमें भी क्या है, एसटी के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, इसमें अदर स्टेट, इसको जो आर्टिकल अगर हम बताएं तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 244 ही है, लेकिन इसको अमेंडमेंट करके इसमें ए जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 244 अमेंडमेंट करने के बाद इसमें ए को जोड़ दिया गया है। साथ में इसमें कितने स्टेट की चर्चा कर दी गई है, इसमें करीब 5, पहले इसमें 4 थे, 4 से एक और बढ़ा दिया गया मान लीजिए, तो उसमें वो कौन 4 है देखिए बताइए। इसमें ट्रिक के अनुसार आप समझ सकते हो, एम
टीएम, ठीक है, एएम टीएम। अब ए से अगर हम देखें तो यहाँ पे समझ लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाता हूँ जेड स्पेस को मैं, चाहे तो आप स्क्रीन से ले लीजिए, ठीक है। तो अदर स्टेट्स के अंतर्गत देख लेते हैं, जैसे मैंने बताया एएम टीएम, ठीक है दोस्तों। तो ए से आपका हो गया असम, यहां पे हो गया आपका मेघालय, मेघालय। टी से आपका हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा। और ये हो गया आपका मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। और साथ ही साथ अभी आपको मैंने बताया 5, यानी कि 5 में इसको विभाजित किया, ठीक है। 5 में कौन सा पांचवा जो 2010 या फिर 11, सॉरी 10 या 11 की ये बात है, जिसमें एक गोरखा, गोरखा लैंड पर्वतीय परिषद, पर्वतीय परिषद, परिषद को भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या है कि छठी अनुसूची में इन अदर जो भी स्टेट्स हैं उनको रखा गया है, तो संख्या 5 मान लेते हैं इनकी, ठीक है। और इसमें साथ ही साथ में क्या हुआ था कि जैसे कि मैंने 5वीं अनुसूची बताया कि गवर्नर की वगैरह होती थी, इसमें भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, अब जिसमें मैंने बताया था कि 20 मेंबर थे, इसमें 5वीं अनुसूची में मैंने 20 मेंबर्स को बताया, लेकिन अगर हम छठी अनुसूची की बात करें तो इसमें 30 मेंबर्स आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों? 30 मेंबर्स आते हैं। कितने आते हैं? 30 मेंबर्स, 30 मेंबर्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो 30 मेंबर्स जब आते हैं हमारे, तो वो मेंबर्स कैसे होते हैं? वो मेंबर्स आपके होते हैं इलेक्टेड। कैसे होते हैं? इलेक्टेड मेंबर होते हैं। जैसे जिस तरीके से उसमें नॉमिनेटेड आता है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, लेकिन इसमें जो मेंबर्स आएंगे वो कैसे आएंगे? वो हमारे इलेक्टेड आएंगे, ठीक है दोस्तों। कैसे? इलेक्टेड, यानी कि निर्वाचित होके आएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जब इसमें नॉमिनेटेड आए थे, राज्यपाल की मर्जी से आए थे, जिसमें राज्यपाल के द्वारा चुने गए थे। इसमें जब हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे आए थे इलेक्टेड मेंबर, जो कि जनता के द्वारा इलेक्ट किया गया था, ठीक है। तो दोनों में ये बताइए पावर किसकी चलेगी? इसकी चलेगी या जो हमारी 5th अनुसूची में गवर्नर के थ्रू आए थे, जो नॉमिनेटेड मेंबर थे? सीधी सी बात है, जो जनता का शासन हमारी इंडिया के अंदर आप जानते हैं लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में क्या जनता का शासन, तो जनता जिसको चाहे पावरफुल बना जिसको, अब इसमें तो नॉमिनेटेड गवर्नर के थ्रू होते हैं, लेकिन ये तो जनता के थ्रू आए थे ना। किसके थ्रू आए थे? जनता के थ्रू आए हैं। तो जब जनता के थ्रू आए थे, इनकी पावर ज्यादा होती है, यानी जो 6th अनुसूची है, छठी अनुसूची हमारी है, तो यानी कि शेड्यूल है, वो इस 5th वाले से ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो ये सारी बातें देख सकते हो। आपकी पहली अनुसूची में मैंने क्या बताया, अभी सेकंड में क्या बताया, थर्ड में, 4th में, 5th में और 6th में, ये सारी चर्चा मैंने कर ली है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे की अनुसूचियों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे का जो हमने जो हमारी अनुसूचियां उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए 7th अनुसूची जो हमारी है वो किसके बारे में हमें बताती है? तो 7वीं अनुसूची हमें बताती है फेडरल के बारे में। फेडरल समझते हैं आप? फेडरल का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर यानी फेडरल संघ होता है, संघ के अंदर में किन किन को ये मतलब कि अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो किन किन लोगों को ये अधिकार दिए गए, उसकी चर्चा हम लोग जो करेंगे वो हम लोग करेंगे डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है दोस्तों। तो डिवीजन ऑफ पावर को भी हम समझ लेते हैं। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब हो जाता है कि जो शक्तियां हैं, डिवीजन ऑफ पावर यानी जो शक्तियां हैं, तो वो किस किस के पास होती हैं, ठीक है। तो पहला देखिए क्या होता है, इसमें हमें बांट दी गई शक्तियां किन किन में बांट दी हैं। एक बांट दी गई यूनियन, यूनियन में, ठीक है, संघ में। दूसरा हमें बांट दी है स्टेट, स्टेट। और तीसरी होती है कंकरंट, कंकरंट यानी ये हमारी एक यूनियन लिस्ट होती है, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। समझ लेते हैं इसको भी हम कैसे कैसे समझेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें 3 लिस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक। तो पहली लिस्ट जो है मैं बताता हूं आपको, यानी कि यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में क्या होता है, इसमें कितने वो दिए गए हैं हमारे विषय, यानी कि इसमें सब्जेक्ट्स को दिया गया है, कौन सी चीज किसमें रखी गई। तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं उनकी बात बताता हूं मैं। यूनियन में जो थे पहले हमारे क्या थे, पहले जो थे हमारे 97, इनको बढ़ा के कर दिया है 100। कितना कर दिया दोस्तों? 100, यानी कि 100 सब्जेक्ट्स के अंतर्गत रख दिए गए हैं। दूसरी बात करते हैं स्टेट की। स्टेट में पहले कितने थे? 66, जिनको कम करके कर दिया गया है 61। कितना कर दिया दोस्तों? 61 सब्जेक्ट्स के अंतर्गत कर दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि इस पे जो है स्टेट जो होता है अपनी शक्तियों बना के रखता है, अपना कुछ भी कर सकता है। इसी तरीके यूनियन लिस्ट में यूनियन के विषय हैं, तो कुछ विषय होते हैं सब्जेक्ट है, वो यूनियन लिस्ट में अपना
शक्ति होती है उन्हें बनाना। ठीक है, तीसरे एक जो होती है इंपॉर्टेंट लिस्ट जिसे हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में जो विषय की अगर हम बात करें तो पहले जो थे इसमें 47 थे, बाद में से बढ़ा के कर दिए गए हैं 52। ठीक है दोस्तों, कितने कर दिए गए हैं? 52 कर दिए गए पहले, यानी कि जैसे कि हमारे यूनियन लिस्ट में कितने थे? 97 थे, उनको बढ़ाने के बाद हमने कितना कर दिया था? तो 97 में बढ़ाने के बाद हमने कर दिया था 100, और उसमें हमारा जो थे स्टेट लिस्ट में 66 थे, 66 को घटा के कर दिया 61, और कंकरेंट लिस्ट में 47 विषय थे जिनको हम लोगों ने बढ़ा के कर दिया था 52। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि डिवीजन ऑफ पार, डिवीजन ऑफ पार यानी फेडरल के बारे में बताया गया अनुसूची 7वीं में, यानी कि 7th शेड्यूल के अंतर्गत इसकी बात की गई है। ठीक, तो आगे बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, जगह की थोड़ा स्पेस कम है, इसको मिटा के फिर से हम बताते हैं आपको आगे की अनुसूची के बारे में। आगे की अनुसूची हमारी कौन सी है? 8वीं। कौन सी है दोस्तों? 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची हमें किसके बारे में बताती है? 8वीं अनुसूची हमें बताती है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है ना, जो कि हमारी राज्य की भाषाएं वगैरह हैं जो भी, तो उन जो मतलब भाषाएं हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है, जो भी हमारे राज्य के। ठीक है, तो वो भाषाओं के बारे में इसके अंदर बताया गया। कौन सी? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत लैंग्वेज के बारे में चर्चा की गई है हमारे संविधान के अंतर्गत। अब ये 22 जो लैंग्वेज है वो टोटल लैंग्वेज इसमें बताई गई कितनी है दोस्तों? 22। कितनी है दोस्तों? 22। एक्चुअली में क्या मूलभूत जो हमारी अगर जब संविधान बना था तो उसके अंतर्गत कितनी थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन इनको 6 बढ़ा के कर दिया कितना? 22। कितना कर दिया? 22। तो मूलभूत संविधान में तो 14 थी, लेकिन आगे बढ़ा के इनको 22। ठीक है, 22 मतलब इसमें टोटल भाषा 6 जोड़ के इसमें 22 जो हो गई पूरी हमारी। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज को बना दिया गया था। ठीक, अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है कहिए, तो मैं इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए बता ही देता हूँ इनके बारे में भी कौन सी लैंग्वेजेस हैं। थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से उसको समझेंगे तो शायद समझ में आ जाए आपको। ठीक है, जगह कम है फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए आप एक नंबर थोड़े से हमको अगर आप याद कर लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि 22 हमारी कौन सी भाषाएं हैं। तो सबसे पहला नंबर होता है 1 to 1। 1 to 1 में अगर हम देखें 1 to 1, ठीक है, मिटा के बताता हूँ, जगह नहीं है थोड़ा। देखिए इसमें 22 भाषाएं कैसे आगे आते हैं। तो पहले हमने बनाया नंबर 1 to 1। ठीक, 1 to 1 में आता है, पहले में आ गई हमारी, यानी कि इसको कहते हैं हम आसामी, आसामी लैंग्वेज। ठीक है, और उसके बाद हो गई बी से दो, इसमें 2 और भाषाएं हैं फिर बाद में, उसको हम बोलते हैं बंगाली, बंगाली। इसके साथ में आई बोडो, बोडो हो गई। ठीक है, उसके बाद डोगरी, डोगरी लैंग्वेज आई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम एक नंबर और याद कर लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा देता हूं। इसके बाद आता है आपको 1, तो 1 से 21 तक की हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया। अब हम बात करते हैं इस नंबर की 113, यानी 113। 113 के अंतर्गत जो भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज आएंगी तो उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका गुजरात, गुजराती लैंग्वेज। ठीक है, फिर उसके बाद में आपकी आएगी हिंदी, हिंदी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 3 आएंगी, 3 में कौन सी है? पहली आएगी आपकी कन्नड़, दूसरी आपकी आएगी कश्मीरी। ठीक है, और तीसरी जो आपकी आएगी वो आएगी कोंकणी। कौन सी आएगी फ्रेंड्स? कोंकणी, कोंकणी आएगी। इस तरीके से देखिए हमारी सारी क्या नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारी सारी कवर होती चली जा रही है। ठीक है, उसके बाद में हम देखें अगर एक नंबर और उठा के देख लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन से हैं उसके बारे में भी बता देता हूं मैं आपको। तो वो हमारा अगर नंबर लेते हैं तो वो होता है 411। इसमें आपकी पहली आएगी क्या? मैथिली। ठीक है, उसके बाद आपकी आएगी मैथिली, मराठी आ जाएगी, मलयालम आ जाएगी। ठीक है, और एक आपकी आ जाएगी मणिपुरी। कौन सी दोस्तों? मणिपुरी। तो ये इस तरीके से मणिपुरी बन गई। ठीक है, इसी के साथ में 4 इसमें भाषाएं की एक बची, तो उसको बोलेंगे नेपाली, नेपाली भाषा। फिर एक उड़िया आएगी,
उड़िया, इस तरीके से चीजें चल रही है। ठीक है, मिटा देते हैं फ्रेंड्स, आगे की बातें और बात कर लेते हैं। ठीक है, अगली बात आएगी हमारी, नंबर आया 132। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा कौन कौन सा आया था हमारी, मणिपुरी, वो नेपाली और उड़िया। उड़िया के बाद में आपकी आ जाएगी पंजाबी। ठीक है, पंजाबी के बाद फिर आपकी आ जाएगी एक संस्कृत, फिर एक संथाली, और इसी में एक आएगी आपकी सिंधी। ठीक है, इस तरीके से हमारी बात सारी कुछ चीजें चल रही है सिंधी। अब इसमें 132 में ही 2 बच गया हमारा। ठीक है, तो 2 में आपकी एक आएगी तमिल और एक आएगी आपकी तेलुगु, और फिर एक बच गई हमारी जिसे हम कहते हैं उर्दू। क्या कहते हैं? उर्दू। इस तरीके से मैंने सारी की सारी भाषाएं जो है आपको बता दी। किस ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो वो ट्रिक जो हमारी थी वो मैंने बताया। नंबर थोड़ा सा याद करना आपको, 1 2 1 1 1 3 4 1 1 1 3 2 एंड 1। इसको आप याद कर लें। इसके अनुसार आपकी सारी की सारी जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है आप उनको आसानी से याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात थी। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं हमारी जो है कौन सी अनुसूची है, नवी अनुसूची। नवी अनुसूची के अंतर्गत हमारी बात की गई है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब भूमि सुधार। तो ये जब भूमि सुधार लगाया गया था तो इसमें मैं बताऊं कुछ आप जो मैंने अभी तक जो मैंने अनुसूचियां आपको बताई हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लैंग्वेज आप जो 9 10 11 12 इसमें कुछ क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए थे। तो जो सबसे पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुआ था, कब हुआ था? पहला हुआ था 1951 में। ठीक है, तो अमेंडमेंट हुआ वो लैंड रिफॉर्म्स के लिए हुआ था। उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? वो हमारे थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी प्रधानमंत्री के काल के अंतर्गत 1951 में पहला हुआ जो भूमि सुधार के अंतर्गत। अच्छा, भूमि सुधार के अंतर्गत क्या बातें की थी? तो भूमि सुधार के अंदर ये बोला गया इसमें हदबंदी की एक कानून बनाया गया था कि जो बड़े बड़े जमींदार जिनके पास काफी जमीन हुआ करती थी, ठीक है, उनको उनसे जमीन लेने के बाद और जो छोटे मजदूर छोटे किसान उनमें क्या नाम जमीन को बांटा गया था। इसी के लिए लैंड रिफॉर्म्स आया था। ठीक है, उसी के लिए 1951 में इसको बनाया गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं। अगले अनुसूची जो हमारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगली अनुसूची हमारी कहती है एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए। इसके लिए दोस्तों एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? दल बदल कानून। क्या बोलते हैं? दल बदल कानून। ठीक है, इसको भी एक अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया जिसको हम बोलते हैं 52 या 52nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और 1985 इसमें क्या हुआ? दल बदल कानून, यानी कि पहले क्या हुआ करता था कि इलेक्शन होने से होने के टाइम पे कुछ दल जो हाथ में अपना दल बदल लेते थे। ठीक है, तो दल बदलने की इस प्रक्रिया को बंद करने के लिए इसमें 52nd अमेंडमेंट किया गया 1985 में। तो दल बदल कानून को बनाया गया, इसकी और से किसमें डाल दिया गया? 10वीं अनुसूची में डाल दिया गया। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति थे आयाराम गयाराम, जिन्होंने कई बार दल को बदला था, जिसके एवज में ये एंटी डिफेक्शन लॉ को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे की अनुसूची देख लेते हैं हम। तो आगे की अनुसूची के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे की अनुसूची जो हमारी है वो हमारी कौन सी है? 10 अनुसूचियां हो गई हमारी। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में हमने पंचायत की बात की है। पंचायत की बात जो हमने की थी इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, यानी कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो वो संविधान संशोधन था 73rd। कौन सा था दोस्तों? 73rd अमेंडमेंट जो था। ठीक है, अमेंडमेंट। और 1992 में इसमें क्या बोला गया था? इसमें पंचायत को बनाया गया था। ठीक है, तो पंचायत की जो बात की गई है वो हमारी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत की गई है और 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 के अंतर्गत। हमारी पंचायतों को किस तरीके से रखा गया, किस तरीके से शक्ति वगैरह उसके जो किसकी बात की, पंचायतों की जो बात की गई वो हमारी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत की गई थी दोस्तों। ठीक है, अब हमारी लास्ट अनुसूची, ठीक है, जो हमारी 12वीं अनुसूची है, इसको इस अमेंडमेंट के बाद इसमें क्या हुआ? उसमें जो हमने बात की है वो लोकल बॉडीज की बात की गई, स्थानीय यानी कि जो निकाय होते हैं लोकल बॉडीज की बात की गई है। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों? लोकल बॉडीज की बात की गई, म्युनिसिपैलिटी यानी जो भी आपके नगर निगम, उन सारी बातों को। उसमें भी क्या हुआ था? 74th अमेंडमेंट किया गया था इसमें।
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 1992 में, ठीक है। तो उसके अंतर्गत ही पंचायत के साथ साथ म्युनिसिपैलिटीज को भी अनुसूची के अंतर्गत रख दिया गया, जो कि हमारी 12वीं अनुसूची थी, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने जो 12 की 12 अनुसूचियां हमारे संविधान के अंतर्गत आती हैं उनकी चर्चा बहुत अच्छी तरीके से कर ली है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी। तो जय हिंद दोस्तों।